वेलकम बच्चों, आज हम सिविक्स में चैप्टर नंबर 1 में जो नेक्स्ट वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कांता की स्टोरी पढ़ी थी। उसमें हमने ये जाना था कि कांता को कैसे ये फील होता है कि कहीं ना कहीं पे इक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो अभी उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ेंगे कि कितने तरह की इक्वालिटीज़ होती हैं, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ इक्वालिटीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Kanta is one of the many people who live in democratic India and who have the right to vote but whose daily living and working conditions are far from equal। ठीक है, कांता उन लोगों में से है जो हमारे सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जिनको वोट देने का तो पूरा हक है, उन्हें बाकायदा राइट मिला हुआ कि आप सबको वोट देना है, लेकिन जिनकी जो डेली रहने की कंडीशन है या जहाँ पे वो काम करते हैं या काम करने की कंडीशन है, वो इक्वालिटी से उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, इट इज़ फार फ्रॉम इक्वल। ओके, आफ्टर फ्रॉम बीइंग पुअर पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। ठीक है, जो लोग एक पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी तो एक इनइक्वालिटी को शो करती ही है, इनइक्वालिटी का एक एग्जाम्पल पॉवर्टी हो गया, लेकिन पॉवर्टी के अलावा ठीक है इंडिया में लोगों को और भी जगहों पे इनइक्वालिटी एक्सपीरियंस करनी पड़ती है और डिफरेंट वेज में तरीक़ों से एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। ठीक है, लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द 2 स्टोरीज गिवन बिलो। अब नीचे 2 स्टोरीज दी हैं, उसको पढ़ के फिर जो है हमें ये समझ में आएगा कि किस तरह से हमारे कंट्री में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, each of these is based on real incidents in people's life and reflects the different kinds of inequalities that exist in India। ठीक है, ये सभी जो 2 इंसिडेंट्स हैं वो रियल लाइफ पे बेस्ड हैं, जो लोगों ने वाकई में इस इनइक्वालिटी को फेस की है। ठीक है, और किस तरह से जो है ये रिफ्लेक्ट करे, किस तरह से हमारे कंट्री में इनइक्वालिटीज़ जो है अलग अलग रूप में हमारे कंट्री में अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज कास्ट सिस्टम। बच्चों, सबसे बड़ा जो इनइक्वालिटी का कारण हमारे कंट्री में है अपार्ट पॉवर्टी, वो कास्ट सिस्टम है। ठीक है, कास्ट सिस्टम आप कह सकते हैं कि ऐसे पॉइजनस ट्री की तरह है ना, जो हमारे सोसाइटी में अपनी जड़ें बहुत दूर तक और बहुत गहरी फैला चुका है, और उसको अब काटना या हटाना बस की बात नहीं है, क्योंकि लोग उसको एकदम बहुत शिद्दत से कास्ट सिस्टम को मानते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ना ये एक पॉइजनस ट्री है, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा होता नहीं है, सिर्फ नुकसान है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटी का कॉज करता है। ठीक है, इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया योर कास्ट आइडेंटिटी इज़ समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्नड और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। अगर आप गांव वाले क्षेत्र में रहते हैं, विलेजेस में बिलोंग करते हैं, तो आपको आप छोटे से ये जान गए होंगे कि हाँ आपके कास्ट क्या है या कास्ट क्या होती है, आपने काफ़ी एक्सपीरियंस भी किया होगा। ठीक है, और लेकिन अगर आप कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो लोग शहर में रहते हैं उन लोग जो है कास्ट वास्ट पे बिलीव नहीं करते, वो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं, उनको कास्ट वास्ट से मतलब नहीं, सब गांव की बातें होती हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स देखिए या फिर हिंदी न्यूज़पेपर्स देखिए, जहाँ पर शादी के लिए मैट्रिमोनियल निकलता है, ठीक है, जहाँ पे शादी के होता है ना कि लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, वर चाहिए, वधू चाहिए होता है। ठीक है, तो उधर पे आप अगर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि बहुत हाईली एजुकेटेड लोग भी जो है ना वो कास्ट सिस्टम को कंटिन्यू रखे हुए हैं। वो उन एड्स में आप देखेंगे कि लोग कह रहे हैं कि मुझे ब्राह्मण लड़का चाहिए, या मुझे जो है गुप्ता लड़की चाहिए, या मुझे या फिर SC ST लड़का या लड़की नहीं चाहिए। ठीक है, शादी के लिए। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है कास्ट सिस्टम। ये ना ही सिर्फ आपके गांव में, बल्कि ये हमारे अर्बन इंडिया में भी, शहरों में भी है। यहाँ तक कि चाहे आप एजुकेटेड हैं बहुत टॉप क्लास के, या आप नहीं एजुकेटेड हैं, इसका कास्ट सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। जो बिलीव करता है वो कास्ट सिस्टम में जम के बिलीव करता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग्स है ना, ये एक एग्जाम्पल दिया गया। देखिए यहाँ पे सब कुछ बताया गया कि कितने हाई फाई एजुकेशन है, BA MBA IT सब है, लेकिन और यहाँ पे लिखा है कास्ट नो बार, कास्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी कास्ट का चलेगा। लेकिन इसके बगल में क्या लिखा है, SC ST एक्सक्यूज़। SC और ST कास्ट के जो लोग हैं वो नहीं चलेंगे। ठीक है, वो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भले ही इसने लिखा है कास्ट नो बार, लेकिन फिर भी इसने लिखा ना कि SC ST एक्सक्यूज़, मतलब यहाँ पे आप कास्ट मान रहे हैं,
ओके, तो इस कास्ट नो बार का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक उसी तरह से एक और हम देखते हैं कि एक लड़का है जो यूएसए में है, वर्किंग है, ठीक है, और गुप्ता है ना, यहाँ पे लिखा है गुप्ता बॉय, ठीक है। फिर एक तमिल ब्राह्मण है ना, ये देखिए कास्ट बकायदा मेंशन्ड है। तो जब इस तरह से जब कास्ट मेंशन्ड होती है, इसका मतलब है कि कितने भी आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर आप कास्ट मेंशन कर रहे हैं, इट मीन्स कि यू बिलीव इन कास्ट सिस्टम। ओके, तो ये सब कौन लोग हैं? ये सब गांव के लोग तो नहीं है ना, ये सब कौन लोग हैं? ये लोग सब पढ़े लिखे अर्बन एजुकेटेड इंडियन लोग हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। You have already read about Dalits in class 6 book. Dalit is a term that the so-called lower caste use to address themselves. Dalit means broken, and by using this word, lower caste are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. ठीक है, हम जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली एक दलित बच्चे की स्टोरी है जो स्कूल जाता है, ठीक है, स्कूल अटेंड करता है। और दलित के बारे में आप पहले भी क्लास में, प्रीवियस क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा टर्म है जो लोअर कास्ट के लोग यूज़ करते हैं, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग हैं, ठीक है, जो लोग आप लोअर कास्ट मानते हैं, जो लोग समझते हैं, ठीक है, वो अपने आप को एड्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। दलित का मतलब होता है ब्रोकन, टूटा हुआ। और इस वर्ड को यूज़ करने से जो लोअर कास्ट है वो ये पॉइंट आउट करती है कि कैसे उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, या उनका एक्सप्लॉयटेशन अभी भी हो रहा है, कैसे उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, सोसाइटी से एकदम अलग रखा गया है, या अभी भी उनको सोसाइटी से अलग रखा जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन उनके अगेंस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टोरी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, जो एक बहुत ही फेमस दलित राइटर है, मतलब लेखक हैं, 1950 से 2030, ठीक है। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है बच्चों? स्वयं आत्मकथा, ठीक है, क्या होता है? आत्मकथा। तो ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है? उन्होंने लिखी थी जूठन, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था जूठन, जिसमें उन्होंने लिखा है, आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास एंड दैट टू ऑन द फ्लोर। अब जो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ बचपन में हुआ, अब आप बच्चों सब लोग ये एज्यूम करिए कि अगर आपके साथ प्रेजेंट डे में अभी आपके साथ ये चीज़ें स्कूल में हों, तो फिर आपको कैसा लगेगा? हाउ वुड यू फील? So when you will assume yourself as Om Prakash Valmiki or the child who is suffering the discrimination, then you will understand the pain of caste system. Okay, so तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, जब वो स्कूल जाते थे तो उनको क्लास में सभी बच्चों से दूर एकदम बिठाया जाता था, वो भी ज़मीन पे, ठीक है। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सैट ऑन। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जहाँ पे मैं बैठता था वहाँ तक आते थे चटाई भी ख़त्म हो जाती थी। जिन चटाई पे बच्चे बैठते थे पहले ज़माने में, तो चटाई भी ख़त्म हो जाती थी, वो एकदम सिंपल ज़मीन पे ऐसे ही प्लेन बैठ जाते थे बिना कुछ बिछा हुआ, ठीक है। Sometimes I would have to sit way behind everybody right near the door. Sometimes they would beat me without any reason. फिर उन्होंने लिखा है कि कभी कभी मुझे जो है सबसे जो है एकदम दूर पीछे बैठना पड़ता था, या कभी कभी एकदम दरवाजे के बगल में। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि बस कोई भी आता था और मुझे बहुत मार करके, बीट मतलब मारना, मार के और चला जाए बिना किसी भी रीज़न के, ठीक है। When he was in class 4th, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. जब ओम प्रकाश क्लास 4 में थे, सोचिए वो कितने छोटे थे, ठीक है, तो हेडमास्टर जो स्कूल के थे उन्होंने ओम प्रकाश से कहा कि आप जो है इस स्कूल में पूरा झाड़ू लगाइए और पूरे प्लेग्राउंड को साफ करिए। फिर ओम प्रकाश अपने किताब में आगे लिखते हैं, द प्ले ग्राउंड वॉज वे लार्जर दैन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल एंड इन क्लीनिंग इट माई बैक बिगेन टू एक, माई फेस वॉज कवर्ड विथ डस्ट, ठीक है। तो अब सोचिए प्ले ग्राउंड कितना बड़ा होता है। तो उन्होंने लिखा भी कि प्ले ग्राउंड बहुत बड़ा था, और एक 4 साल का बच्चा क्लास 4 में पढ़ने वाला बच्चा बहुत छोटा होता है, उसकी फिजिक बहुत छोटी होती है, तो इतने बड़े प्लेग्राउंड को, स्कूल को साफ़ करना, झाड़ू लगाना उस बच्चे के बस की बात नहीं थी। और उसको करते करते उसकी पीठ में दर्द होना शुरू हो गया, ठीक है, उसका पूरा चेहरा डस्ट से कवर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है? डस्ट हैड गॉन,
इनसाइड माई माउथ, ठीक है। जो डस्ट थी वो उस बच्चे के मतलब पूरे मुंह के अंदर भी चली गई थी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग। बाकी बच्चे इसकी ओम प्रकाश जी की क्लास में क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे बैठ के, और ये झाड़ू लगा रहे थे। हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर। आई स्वेप्ट द होल डे फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स। The eyes of the teachers and the boys saw this spectacle, ठीक है। अब हेडमास्टर क्या कर रहे थे, हेडमास्टर ने खुद ही उनसे झाड़ू लगाने के लिए कहा। सोचे कैसे हेडमास्टर है, ठीक है, और वो आराम से अपने रूम में बैठ के देख रहे हैं कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ओके। और यहाँ तक कि उसको पानी पीना भी अलाउड नहीं था। उसने पूरा दिन झाड़ू लगाया, सफाई करी, दरवाजे खिड़कियाँ सब साफ़ किए, रूम साफ़ किए स्कूल के, और सारे टीचर्स और सारे बच्चे सिर्फ ये देखते रहे, किसी ने कुछ भी नहीं बोला, ओके। Om Prakash was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. अब ओम प्रकाश से ना स्कूल में हर दिन जो है कुछ दिनों लगातार जो है उनसे पूरा स्कूल और पूरा प्लेग्राउंड साफ़ करवाया जाने लगा, ठीक है। ये कुछ दिन तक चला, और अचानक से उसके ओम प्रकाश के पापा जो हैं फादर, वो पास कर रहे थे स्कूल से, उन्होंने देखा कि सब बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका बेटा जो है झाड़ू लगा रहा है, सफाई कर रहा है पूरे स्कूल की। तब उस दिन वो जो है ओम प्रकाश ने का जो झाड़ू लगाना है, स्वीपिंग करना है, वो जाकर के बंद हुआ। उनके फादर आए और टीचर्स से आकर उन्हें पूछा। ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल बिल्डिंग ओम प्रकाश एंड ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, यू आर अ टीचर सो आई एम लीविंग नाउ, बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, he will study right here in this school and not just him but there will be more coming after him, ठीक है। तो ओम प्रकाश के फादर ने ओम प्रकाश का हाथ पकड़ा और उसको स्कूल से ले जाते उन्होंने ज़ोर से चिल्ला करके टीचर्स से बोला कि आप सब लोग टीचर हैं, मैं तब यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन एक बात आप सब टीचर्स याद रखिएगा, स्पेशली हेडमास्टर, कि मेरा बच्चा यहीं पढ़ेगा, एंड यही मेरा बच्चा ही नहीं, इसके बाद ऐसे बहुत सारे बच्चे आएंगे जो यहाँ पढ़ेंगे, तो किस किस से आप कौन कौन सा काम कराएंगे, है ना। it is going to be very difficult for you all. तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं ये किताब है, ये बुक है ओम प्रकाश वाल्मीकि की, है ना, ये पिक है, और ये जूठन नाम से है, द दलित्स लाइफ, ठीक है। तो अब बताइए बच्चों कि What do you think Om Prakash Valmiki was being treated unequally by his teacher and his classmates? क्या आपको ऐसा लगता है कि वाकई में ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जो है इनइक्वालिटी हो रही थी, मतलब उनके साथ जो बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था, अनइक्वल था। जैसे और क्लासमेट्स पढ़ रहे हैं, वो बाहर स्वीपिंग कर रहे, तो सच में टीचर्स और क्लासमेट्स उनके साथ में अनइक्वल बिहेवियर शो कर रहे थे, या फिर आप खुद को ओम प्रकाश वाल्मीकि समझिए और सिर्फ 4 लाइंस लिखिए कि आपको कैसा फील होता अगर आप सेम सिचुएशन में वहाँ पे होते, तो अगर आपके साथ सेम चीज़ हो रही होती तो, ठीक है। अब हम अपनी सेकेंड स्टोरी पढ़ेंगे। The second story is based on an incident that took place in one of India's largest cities and is common practice in most parts of the country, ठीक है। सेकेंड स्टोरी है वो इंडिया के सबसे बड़ी सिटी में हुई है, और ये हमारी कंट्री में काफ़ी हद तक हर ही जगह पे होती रहती है, ठीक है। It is a story about Mr. and Mrs. Ansari who were looking to rent an apartment in the city, ठीक है। They had the money and so paying the rent was no problem. They went to a property dealer for help to find a place. The dealer informed them that he knew about quite a few apartments that were available for rent, ठीक है। ये स्टोरी मिस्टर मिसेस अंसारी की है, जहाँ पर वो एक शहर, मतलब एक बहुत बड़े शहर में अपार्टमेंट खोज रहे हैं रहने के लिए रेंट पे। उनके पास पैसा वैसा सब है, रेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उन्हें अपार्टमेंट मिल नहीं रहा है। तो वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, उससे बोलते हैं कि हमें एक किराए का मकान चाहिए रहने के लिए। तो डीलर कहता है कि कुछ अपार्टमेंट्स वो जानता है, वो पता करेगा फिर उन्हें बता देगा, ठीक है। दे विजिटेड, वो फर्स्ट अपार्टमेंट वो जाते हैं, ठीक है, और अंसारी इसको अपार्टमेंट बहुत पसंद आता है। फिर उन्हें डिसाइड करते हैं कि हम इस अपार्टमेंट को किराए पे लेंगे, ठीक है। लेकिन जो वहाँ की लैंड लेडी होती है, मतलब मकान मालकिन, ठीक है, वो ये जान जाती है कि उनके नेम अंसारीज़ हैं, मतलब वो लोग मुस्लिम्स हैं। तो वो एक एक्सक्यूज़ बनाती है, मतलब बहाना देती है कि वो अपना घर जो है किराए पे नहीं दे सकती है किसी ऐसे लोगों को जो मीट खाते हों, और बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट, और इस पूरी बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है, सब लोग वेजिटेरियन है, ठीक है। बोथ द अंसारीज
and the property dealer were surprised to hear this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. अब अंसारीज दोनों पति पत्नी एंड जो प्रॉपर्टी डीलर था वो लोग एकदम शॉक्ड हो गए, क्योंकि बगल के पड़ोस के घर से ही जो है मछली के बनने की खुशबू आ रही थी। तो ये एक्सक्यूज़ तो जाहिर सी बात है कि बिना मतलब का एक्सक्यूज़ था, क्योंकि यहाँ पे सिंपली उनको रखना ही नहीं था किसी मुस्लिम को, ठीक है। द सेम एक्सक्यूज़ वॉज रिपीटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड अपार्टमेंट। फिर ये लोग बाकी के अपार्टमेंट्स से देखने गए तो सेकेंड में भी यही कि नहीं नॉनवेज वालों को नहीं रखना है, थर्ड में भी यही है, ठीक है। फाइनली जो है जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने उनको कहा कि ऐसा है कि आप अपना नाम चेंज करके मिस्टर एंड मिसेस कुमार कर लीजिए, तो ज़्यादा तब आपको अपार्टमेंट फटाक से मिल जाएगा, फिर वेज नॉन वेज चक्कर वक्कर नहीं रहेगा। तो फिर अंसारीज ने कहा कि नहीं अभी हम जो है थोड़ा सा और देखेंगे, उसके बाद ऐसा नहीं हम नहीं करेंगे, अपना नाम हम नहीं चेंज करेंगे, थोड़ा सा और देखेंगे, ठीक है। फिर पूरे 1 महीने बीत गए हैं और फिर एट द एंड उन्हें एक ऐसी मतलब लैंडलेडी मिली जो उनको अपना मकान किराए पे देने पे राज़ी हो गई पूरे 1 महीने के बाद। तो सोचिए कि मतलब यहाँ पे क्या अनइक्वली ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप अगर कोई अंसारीज मुस्लिम नहीं होते तो मे बी उनको फिर वो रूम रेंट पे मिल जाते, उनको पूरे 1 मंथ का ट्रबल सहना पड़ा, देन जा कर के फिर फाइनली उनको एक रूम रेंट पे मिला। तो ऑफ कोर्स दे आर ट्रीटेड अनइक्वली, ओके। तो ये जो कास्टिज्म या रिलीजन है ये चीज़ों को क्या करती है, ठीक नहीं करती है, ये चीज़ों को ख़राब करती है, ठीक है। रिलीजन अगर एक हद तक गुड एंड वेल, जहाँ पे आपको अच्छी सीख मिलती है, तो क्योंकि किसी भी रिलीजन में ये नहीं लिखा है कि वी शुड ट्रीट एनीवन अनइक्वली, ठीक है। सब रिलीजन में ये लिखा है कि सबको बराबर समझो, बराबर देखो, ठीक है। बट ये हम हैं जो अपनी सोच से अपने रिलीजन को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, you have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are a male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally, ठीक है। अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि आप किस कास्ट में उनको बिलोंग करते हैं या किस रिलीजन में पैदा हुए हैं या कहाँ से आ रहे हैं, ये मेल है या फीमेल है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये तय करती हैं कि किस पर्सन को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो हो सकता है आपको अच्छे से ट्रीटमेंट मिले, फीमेल है तो आपको वो ऐसा ट्रीटमेंट ना मिले। घर में भी होता है ना, अभी भी लोग मेल फीमेल की इक्वालिटी के लिए लड़ाई हो चल रही है, ठीक है। वो चल रहा है, पूरी वर्ल्ड ट्राई कर रहा है मेल फीमेल इक्वालिटी के लिए, ओके। सो जेंडर न्यूट्रलिटी सब जगह चल रही है बच्चों, ओके। सो ये चाहे वो ओम प्रकाश वाल्मीकि हो, चाहे वो अंसारी हो, ठीक है, इन दोनों के साथ ही अनइक्वल ट्रीटमेंट हुआ है। और क्या रीज़न था, एक के साथ कास्ट का बेसिस था, एक के साथ में रिलीजन का बेसिस था, ठीक है। व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली द डिग्निटी इज़ वायलेटेड। तो अब अगर किसी पर्सन को आप अच्छे से उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एक को आप सब सुविधाएं दे रहे हैं, दूसरे को सिर्फ कुछ बेसिस की वजह से आप उसको चीज़ें नहीं दे रहे हैं, अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इससे उस पर्सन की डिग्निटी पे वायलेशन होता है। और यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दोनों के ही डिग्निटी का वायलेशन हुआ है, क्योंकि उनके साथ में अनइक्वल बिहेवियर हुआ है, ठीक है। अब वाल्मीकि जी को, ठीक है, वाल्मीकि से जो है झाड़ू लगवाना, क्योंकि उनकी कास्ट जो है वो दलित कास्ट के थे, ठीक है। इस चीज़ से जो है उनके स्कूलमेट्स और उनके टीचर्स ने उनकी डिग्निटी को बहुत ज़्यादा बैडली हर्ट किया, और इससे उन्होंने उनके अंदर ये फील करवाया गया कि वो जो हैं बाकी सबसे कम हैं, बाकी सब उनसे ज़्यादा हैं, इसलिए वो लोग ये सब काम नहीं कर रहे हैं। और ही वॉज लेस देन इक्वल, ना, बराबर भी नहीं, कम हैं। ये उस बच्चे को उस टाइम पे फील कराया गया, ठीक है। अब क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि उस टाइम पे बहुत छोटे थे, तो ये उस समय वो कुछ ज़्यादा इस सिचुएशन में कर नहीं सकते थे, ठीक है। ये तो उसके फादर थे जो उन्होंने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देख लिया, गुस्सा हुए और फिर जो है टीचर्स से बात करी और बच्चे को लेके चले गए, ठीक है। इसी प्रकार से देखो बच्चों, अंसारी से उनको भी उनके डीलर ने कहा कि ऐसा है कि आप नेम चेंज कर लीजिए, वरना आपका नाम, आपको मकान नहीं मिलने वाला है। तो इससे क्या हुआ,
उनकी डिग्निटी को हर्ट हुआ, क्योंकि अगर वो मुस्लिम्स हैं तो उनको मतलब क्या हमारी कंट्री में बिल्कुल भी जगह कहीं नहीं मिलेगी रहने के लिए, यहाँ पे क्या कोई मतलब मुस्लिम्स की जगह ही नहीं है। तो इसलिए जो है फिर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और वो मतलब नाम चेंज करना, बहुत ढूंढने के बाद तब जा करके उनको जो है मकान मिला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये किसी की सेल्फ डिग्निटी मतलब क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी को जो है जब ये चीज़ें हर्ट करती हैं ना, तो इंसान अंदर से लिटिल बिट ऑफ टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसकी बिलीफ जो होती है पूरी वो शेक हो जाती है, ठीक है। और ओम प्रकाश या अंसारी या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके साथ ये सब हो रहा है, वो ये डिज़र्व नहीं करता है कि उसके साथ में इस तरह का अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। क्योंकि चाहे आप किसी भी तबके से आते हो, चाहे आप किसी तरह आपका जो भी बैकग्राउंड हो, मेल है फीमेल है कुछ भी हैं, ठीक है, सबसे ऊपर अबव ऑल ऑफ इट वी ऑल आर ह्यूमन। हम सब क्या हैं, ह्यूमन हैं, और हमें सबको सेम रिस्पेक्ट देनी चाहिए, सेम सेल्फ रिस्पेक्ट डिग्निटी सब मेंटेन करनी चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, बाय ट्रीटिंग देम अनइक्वल, ठीक है। तो ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।